आज के टॉपिक में ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वशासन का विकास विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि इस ब्रिटिश काल को हम 6 चरणों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला चरण है 1687 से 1881 तक, जिसमें 1687 में प्रथम बार चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल के प्रस्ताव पारित किए गए और 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई। किंतु स्वाभाविक है कि नगर निगमों की स्थापना, स्थानीय स्वशासन का विकास अंग्रेजों ने अपनी सत्ता या यूं कहें कि अपने स्वार्थ को लिए पूर्ति के लिए इन निगमों की स्थापना की गई। दूसरा चरण, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन की नियुक्ति होती है, जिनको स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन भारत के स्थानीय स्वशासन में किए। लॉर्ड रिपन प्रारंभ से ही उदारवादी गवर्नर जनरल माने जाते हैं। वो चाहते हैं कि स्थानीय शासन की बागडोर यहाँ की स्थानीय जनता ही संभाले। किंतु ये भी सत्य है कि भारत की जनता अपने ऊपर नौकरशाही का शासन चाहती, अर्थात भारत में लॉर्ड रिपन लोकमत को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 1882 में स्थानीय शासन को स्वशासित बनाने का प्रस्ताव किया। उसे स्थानीय शासन के नवीन दर्शन का प्रतिपादन करने का श्रेय भी दिया जाता है। प्राय कहा जाता है कि इस देश के निवासी स्वयं स्वशासन के सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। सार्वजनिक मामलों में उनकी रुचि बहुत कम है और उन्हें यह पसंद है कि उनके मामलों का प्रबंध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाए। किंतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ देश में देशभक्त लोगों के एक बुद्धिमान वर्ग की वृद्धि होती गई और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी चलने लगे। सरकार की प्रत्येक रिपोर्ट में कहा जाता था कि स्थानीय अधिकारियों के कंधों पर बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है, अतः कर्मचारियों की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि की जानी आवश्यक है। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को अपने इस विश्वास को व्यक्त करने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार के समक्ष एकमात्र विश्वसनीय उपाय यही है कि जनता को अपने मामलों का प्रबंध जहाँ तक संभव हो अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उनमें आत्मनिर्भरता की ऐसी क्षमता विकसित हो और आवश्यक हो तो उत्पन्न की जानी चाहिए। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के कुछ मुख्य बातें हैं जो सिद्धांतों के रूप में निरूपण किया जाता है। प्रथम, स्थानीय निकायों में अधिकतर गैर सरकारी सदस्य और अध्यक्ष होना चाहिए। दूसरा, स्थानीय निकायों पर राज्य का नियंत्रण प्रत्यक्ष होना चाहिए। तीसरा,
इन निकायों के पास अपने कार्यकलाप को पूरा करने के लिए समुचित वित्तीय साधन होना चाहिए। चौथा, स्थानीय शासन के कर्मचारी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होना चाहिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जो कर्मचारी हैं वो स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के नियंत्रण में काम करे। 1809 में स्थानीय शासन के इतिहास में एक अन्य महत्वपूर्ण अवस्था का प्रवेश होता है। उस वर्ष राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की जाती है, जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उसकी कुछ सिफारिशें जो इम्पोर्टेंट है। पहली, गांव को स्थानीय शासन की बुनियादी इकाई माना जाए और प्रत्येक गांव में पंचायत हो। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का निर्माण किया जाए। सेकंड, स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों का प्रमाण बहुमत होना चाहिए। थर्ड, नगर पालिका अपना अध्यक्ष चुने, किंतु जिलाधीश को स्थानीय जिला परिषद का अध्यक्ष बना रहना चाहिए। फोर्थ, नगर पालिकाओं को आवश्यक सत्ता प्रदान की जानी चाहिए। वे कर निर्धारित कर सके और कुछ न्यूनतम धनराशि को संरक्षित कोष में जमा करके अपना बजट बना सके। बड़े नगरों को एक पूर्णकालिक नामित अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा स्थानीय निकायों का अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। केवल नौकरी की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पूर्वोपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट 6, स्थानीय निकायों पर बाहरी नियंत्रण परामर्श, सुझाव और लेखा परीक्षण तक सीमित होना चाहिए। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं की ऋण लेने की शक्ति पर सरकार का नियंत्रण बना रहना चाहिए और नगर पालिकाओं की संपत्ति को पट्टे पर देने अथवा बेचने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होना चाहिए। 8वां है, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका पर होना चाहिए और यदि वह चाहे तथा यदि उसके पास साधन हो तो कुछ धन माध्यमिक विद्यालयों पर भी नगर पालिकाओं को खर्च करना चाहिए। किंतु 1918 तक कोई विशेष प्रगति स्थानीय प्रशासन में नहीं हो पाई। उस वर्ष भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की कुछ मुख्य बातें, गांव में पंचायतों को पुनर्जीवित किया जाए। सेकंड, स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों को पूर्ण बहुमत हो। थर्ड, स्थानीय शासन को मताधिकार का विस्तार करके व्यापक आधार प्रदान किया जाए। फोर्थ, स्थानीय निकाय का सदस्य नामित न होकर जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है कि पहले नॉमिनेट किए जाते थे, अब उनको चुनाव के द्वारा स्थानीय निकायों का सदस्य बनाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को बजट बनाने, कर लगाने तथा कार्यों को स्वीकृत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार स्थानीय निकायों के लिए इस प्रस्ताव में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, जो कि स्थानीय स्वशासन के इतिहास में आगे चलकर स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। किंतु इस प्रस्ताव में स्थानीय शासन का उद्देश्य लोगों को अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की शिक्षा देना है।
और इस प्रकार की राजनीतिक शिक्षा को विभागीय कार्य कुशलता की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय निकायों को उस जनता का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिसके मामलों का प्रबंध करने का भार उनके ऊपर है। जो मामले उनके सुपर्द किए जाएं, उनमें उनकी सत्ता नाम मात्र की न होकर वास्तविक होनी चाहिए। उनके ऊपर व्यर्थ का नियंत्रण न लगाया जाए, उन्हें गलतियां करके और उनसे लाभ उठाकर सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह से यह प्रस्ताव अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल रहा और इसको आगे बढ़ाते चले गए। स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया है और हमारा तीसरा चरण शुरू होता है 1920 से 1937, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।